नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम प्लेटो के दार्शनिक शासन के बारे में, दार्शनिक राजा के शासन के बारे में और आदर्श राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने जितने भी सिद्धांतों का निर्धारण किया है, उन सभी सिद्धांतों का एक अंतिम लक्ष्य आदर्श राज्य का निर्माण है। आदर्श राज्य के बारे में ये कहा जाता है, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य चित्रकार के उस चित्र की परिकल्पना की तरह है जो जिसका बनाते समय चित्रकार ये नहीं सोचता कि ये चित्र वास्तविक है या काल्पनिक। वो उसे सुंदरतम रूप देने की चेष्टा करता है और यही चेष्टा प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण की व्यवस्था के अंतर्गत की है। प्लेटो का ये मानना है कि नगर राज्यों के दुख, परेशानियां और संघर्ष तब तक दूर नहीं होंगे जब तक कि उन्हें आदर्श राज्य में परिणत नहीं किया जाएगा या युवराजों को दर्शन की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। यानी दर्शन की शिक्षा प्राप्त करके ही शासक एक अच्छे शासक के रूप में आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है। तो दार्शनिक राजा का शासन आदर्श राज्य के लिए आवश्यक है। अब इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि राज्य के बारे में प्लेटो का क्या विचार है। प्लेटो के अनुसार राज्य किस प्रकार का हो सकता है। तो प्लेटो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही एक विस्तृत वृहत रूप है, और क्योंकि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है तो उसमें जो चेतना का तत्व है वो अधिक स्पष्ट और अधिक व्यवहारिक होता है। प्लेटो ने मुख्य रूप से ये माना है कि राज्य में, आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होंगे जो 3 प्रवृत्तियों से निर्मित होंगे, और व्यक्तियों की स्पष्ट चेतना होने के कारण ये अधिक स्पष्ट है, अधिक व्यापक है, और साथ ही साथ राज्य जो है वो आदर्श रूप में एक पूर्ण निर्भर इकाई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने में राज्य पूरी तरह से सक्षम होगा। वो ही आदर्श राज्य है। अब प्लेटो ये मानता है कि आदर्श राज्य का निर्माण जो है वो किसी एक पद्धति या प्रक्रिया से नहीं होगा, बल्कि आदर्श राज्य के निर्माण में व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्तियों और साथ ही साथ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षित करके आदर्श राज्य के लिए विभिन्न वर्गों का और दार्शनिक राजा का निर्धारण होगा। प्लेटो ये मानता है कि आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्ग हैं और इन 3 प्रकार के वर्गों का निर्माण मुख्यतः 3 तत्वों के आधार पर होता है। पहला आर्थिक तत्व है। प्लेटो ये कहता है कि वासना या क्षुधा पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता व्यक्तियों में आवश्यक है, और इसके लिए श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण किया जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी एक विशेष प्रकार के कार्य से जोड़ा जाता है और उसमें वो उस विशेष क्षेत्र में अपना कार्य करते हुए अपना श्रम प्रदान करता है। और कार्य विशेषीकरण, श्रम विभाजन के साथ साथ प्लेटो का ये मानना है कि इन आवश्यकताओं की क्षुधा पूर्ति की आवश्यकता हेतु जो आर्थिक तत्व है, इसके आधार पर राज्य में आर्थिक संघों का निर्माण होता है, उत्पादन और उसका विनिमय होता है, और इस आधार पर एक परस्पर अन्योन्याश्रित प्रकार का जो आधार है वो समाज में तैयार होता है, जो जिसका निर्धारण आर्थिक तत्व करता है। दूसरा तत्व होता है सैनिक तत्व, जिसमें प्लेटो ये मानता है कि राज्य के संगठन का ये परम आधार है, और क्योंकि राज्य को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और इस सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सशक्त सैनिक दल के रूप में सैनिक तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और तीसरा जो तत्व है आदर्श राज्य का वो है दार्शनिक तत्व। प्लेटो ये मानता है कि आत्मा के विवेक और बुद्धि तत्व से नियंत्रित और नियमित ये तत्व
वस्तुतः दार्शनिक प्रकार की प्रवृत्ति से राज्य के लिए श्रेष्ठतम व्यवस्था का निर्धारण, उच्चतम व्यवस्था का निर्धारण करता है और न्याय के आधार पर सच्चे संरक्षक के रूप में ये दार्शनिक तत्व जो है वो एक प्रकार से शासक की भूमिका में स्थापित होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व राज्य में पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। पहला सैनिक तत्व, आर्थिक तत्व, फिर सैनिक तत्व और तीसरा दार्शनिक तत्व। अब आदर्श राज्य में वर्गों का निर्धारण कैसे होगा? जैसा हमने प्रारंभ में देखा कि प्लेटो ये मानता है कि आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होंगे और उसके बाद प्लेटो ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का निर्धारण किया। अब ये देखा जाए कि ये 3 प्रकार के वर्गों का निर्माण किस प्रकार से होगा। प्लेटो का ये मानना है कि कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर इन वर्गों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये वर्ग, कौन व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहली बात कि प्लेटो ने जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति का निर्धारण किया है, ये शिक्षा पद्धति एक फिल्टर सिस्टम के माध्यम से, एक चरणबद्ध जो इसका पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर ये विभिन्न प्रक्रियाओं से ये निश्चित कर लेगी कि कौन से व्यक्ति में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख है और उसको किस वर्ग की सदस्यता उपयुक्त रहेगी। इस आधार पे अगर हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य में 3 प्रकार के वर्ग बता रहे हैं। संरक्षक वर्ग जिसे हम शासक वर्ग कहेंगे, दूसरा सहायक संरक्षक वर्ग जिसे हम सैनिक वर्ग कहेंगे और तीसरा है उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के निर्माण में प्लेटो ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का निर्धारण किया है। जैसे जो दार्शनिक प्रवृत्ति है, इस दार्शनिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने वाले या इस दार्शनिक प्रवृत्ति में जो व्यक्ति, जो नागरिक इसके सदस्य बनेंगे, उनमें विवेक का तत्व प्रधान होगा। यानी वे व्यक्ति जिनकी आत्मा में विवेक का तत्व प्रधान है, वे व्यक्ति दार्शनिक वर्ग के सदस्य बनेंगे और इस प्रकार से वो राज्य में शासक वर्ग की स्थापना करेंगे। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनकी आत्मा में साहस और संघर्ष का तत्व प्रमुख है, वे साहस के माध्यम से सैनिक तत्व की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हैं और इस सैनिक तत्व के आधार पर ये राज्य की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सैनिक वर्ग का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनकी आत्मा में व्यक्तित्व में क्षुधा का तत्व प्रमुख है, वासना का तत्व प्रमुख है, वे राज्य के लिए आर्थिक तत्व के रूप में उत्पादक वर्ग का निर्धारण करेंगे। अब प्लेटो इस संदर्भ में ये मानता है कि जब ये तीनों वर्ग हैं, तीनों के वर्ग के सदस्यों के कार्य अलग हैं, इनकी परस्पर निर्भरता जो है वो इस अर्थ में नहीं है कि ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। इनकी परस्पर निर्भरता इस अर्थ में है कि ये आदर्श राज्य के लिए पूर्ण समर्पित रूप में सभी तीनों वर्ग एक साथ कार्य करते हैं। लेकिन इसमें प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन को स्थापित करने के लिए, दार्शनिक राजा के शासन को श्रेष्ठतम सिद्ध करने के लिए कुछ आदर्श राज्य के संदर्भ में कुछ बातें कही है। अब प्लेटो ये मानते हैं कि ये दार्शनिक राजा जो है वो राज्य के शिखर पर होगा, सर्वोच्च होगा। ये परम विवेकी, स्वनियंत्रित, पूरी तरह से संयमित, त्याग प्रेमी, न्याय का समर्थन करने वाले, कर्तव्य परायण और पूरी तरह से विवेक से संपन्न कुशल संचालक के रूप में राज्य के लिए रक्षा व्यवस्था और राज्य के समस्त जो जिम्मेदारियां हैं उनकी पूर्ति की व्यवस्था करता है। आदर्श राज्य के इस प्रकार से जो मौलिक सिद्धांत हमारे सामने आए हैं,
इन मौलिक सिद्धांतों में हम ये मान सकते हैं कि न्याय व्यवस्था का होना, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, आदर्श राज्य भी व्यक्ति का विराट रूप है, ये इसीलिए सामूहिक चेतना होने के कारण अधिक स्पष्ट है। इस आदर्श राज्य के लिए कार्य विशेषीकरण और श्रम विभाजन के सिद्धांत की परम आवश्यकता है। जिस नागरिक का निर्धारण स्थापन जिस वर्ग के लिए हुआ है वो सिर्फ उसी वर्ग के कार्यों को करेगा और दूसरे के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर प्लेटो की जो शिक्षा योजना है, इस योजना से शिक्षित होने के उपरांत ही आदर्श राज्य के लिए नागरिकों के योगदान का निर्धारण होता है। तो शिक्षा योजना जैसी प्लेटो ने निर्धारित की उसकी परिपालना जरूरी है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के 3 वर्ग होंगे आदर्श राज्य में। दार्शनिक राजा का शासन होगा, वो सर्वे सर्वा के रूप में राज्य की व्यवस्था का निर्धारण करेगा। फिर प्लेटो का जो साम्यवाद है, संपत्ति और पत्नी साम्यवाद, वो भी आवश्यक है। लिंग भेद का किसी भी रूप में प्लेटो ने समर्थन नहीं किया है और प्लेटो राज्य का लक्ष्य नैतिक और आध्यात्मिक है ऐसा कह के राज्य को एक बहुत उच्च स्तर की एक आध्यात्मिक इकाई के रूप में स्थापित करते हैं। और प्लेटो ये मानते हैं कि व्यक्ति का हित गौण है, राज्य का हित ही प्रमुख है। और एक विशेष बात कि प्लेटो ने इस आदर्श राज्य के लिए कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि उसके अनुसार कला और साहित्य व्यक्ति में वासना या क्षुधा के तत्व को प्रमुख प्रखर करते हैं, इसलिए इन तत्वों की आदर्श राज्य में आवश्यकता नहीं होगी और ये आदर्श राज्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होगा, किसी अन्य दूसरे राज्य पर या इकाई पर निर्भर नहीं होगा। लेकिन प्लेटो के इस आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि ये एक अतिशय काल्पनिक और अव्यवहारिक विचार है, क्योंकि व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर वर्गों का निर्धारण नितांत असंभव कार्य है, क्योंकि व्यक्ति की प्रवृत्ति इतनी विविधता युक्त है कि हो सकता है कि उसमें एक से अधिक गुण हों और एक ही समय पर इन गुणों को एक साथ अभिव्यक्त करने की उसमें क्षमता भी हो। तो अनेक प्रकार की जो कहना चाहिए दुविधाएं हैं वो इस व्यवस्था के माध्यम से उत्पन्न हो सकती हैं। फिर प्लेटो का ये जो सिद्धांत है आदर्श राज्य का सिद्धांत, ये अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। अगर ऐसा प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार संभव होता तो अब तक कहीं ना कहीं इसका किसी रूप में अस्तित्व जरूर दिखाई पड़ता। और फिर आदर्श राज्य में जो भी व्यवस्थाओं का निर्धारण प्लेटो ने किया है, उन व्यवस्थाओं के निर्धारण में प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। प्लेटो के इस आदर्श राज्य की जो एक कटु आलोचना है वो ये है कि प्लेटो ने राज्य को अनावश्यक सर्वोच्चता प्रदान की है। अनावश्यक सर्वोच्चता का मतलब है कि पुनः निरंकुशतावादी किसी प्रकार का प्रयास यदि राज्य करता है, शासक करता है, तो उसको नियंत्रित करने का कोई दूसरा उपाय प्लेटो ने निर्धारित नहीं किया, कानूनी रूप में या न्यायिक रूप में या संवैधानिक रूप में। प्लेटो ने तो ये माना है कि दार्शनिक राजा इतना स्वयं समर्थ है, आत्मनियंत्रित है कि उसे किसी दूसरे प्रकार की गाइडेंस की या किसी दूसरे प्रकार के नियंत्रण की किसी भी रूप में आवश्यकता नहीं है। तो ये एक संभावना है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा भी निरंकुश हो सकता है। फिर दंड विधि क्या होनी चाहिए, न्यायालयों का रूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में प्लेटो बिल्कुल मौन है, जबकि ये राज्य की आवश्यक व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में विचार किया जाना जरूरी था। फिर प्लेटो ने विवेक को अनावश्यक महत्व दिया है और भावना के पक्ष की, संवेदनात्मक पक्ष की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो सामान्य एक बात है वो ये निष्कर्ष निकालती है कि अत्यधिक दर्शन एक प्रकार की सनक या कहना चाहिए अव्यवहारिकता, वैचारिक अव्यवहारिकता उत्पन्न करता है। प्लेटो ने जिस प्रकार के आदर्श राज्य का निर्धारण किया है, ये परिकल्पना भी आलोचकों के अनुसार अत्यधिक दर्शन के दोष से पीड़ित है। इसमें इसीलिए आलोचना की जाती है कि व्यवहारिक नहीं है, ये अत्यधिक काल्पनिक है,
या इसमें सिर्फ विवेक के तत्व को प्रधानता दी गई है, भावना के तत्व को प्रधानता नहीं दी गई है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी हमें व्यवहारिक रूप में एक बात निश्चित रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी कि सत्ता जो है वो सदैव, या सत्ता में सर्वोच्च स्थान जो है वो सदैव एक ऐसे वर्ग को या व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए जो बुद्धिमान हो और विवेकी हो। क्योंकि अगर बुद्धिमान और विवेक युक्त व्यक्ति शासक के रूप में राज्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता है तो इसमें सकारात्मकता तुलनात्मक रूप में सदैव अधिक रहेगी। धन्यवाद।